हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 बिहार बोर्ड साइंस में चैप्टर हमारा है 13 प्रकाश यानी लाइट। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमें इसमें टोटल 17 सवाल सॉल्व करने हैं। पहला है, मान लीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में हैं। क्या आप कमरे में वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या आप कमरे के बाहर वस्तुओं को देख सकते हैं? व्याख्या कीजिए। देखिए, कमरे के अंदर जब लाइट ना हो, रोशनी ना हो, तो प्रकाश की जो परिवर्तित किरणें हैं वो हमारी आंखों तक नहीं आ पाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि हम अंधेरे कमरे में कुछ भी हम नहीं देख पाएंगे। और जहाँ तक बाहर देखने की बात है, तो बाहर हम तभी देख पाएंगे कि बाहर अगर रोशनी हो और परिवर्तित प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक परिवर्तित होकर आए तो हम देख पाएंगे। ठीक है, देखिए इसका उत्तर काफ़ी सरल है। हम ऐसे लिखेंगे, यदि हम अंधेरे कमरे में हैं तो कमरे के में वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम वस्तुओं को उनके परावर्तित प्रकाश की वजह से ही देख पाते हैं, जो कि अंधेरे कमरे में नहीं होगा। ठीक है, हम कमरे से बाहर वस्तुओं को तभी देख सकते हैं यदि वहाँ पर रोशनी हो, ताकि परावर्तित प्रकाश हमारे आंखों तक पहुँच सके। समझ में आ गया? तो दोनों स्थिति में इसका आंसर आपका हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न क्रमांक पहला हो गया। इसके बाद दूसरा देखिए, नियमित तथा विसरित परावर्तन में अंतर हमें बताना है। परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नियमित, दूसरा होता है विसरित। तो दोनों में क्या अंतर है वो बताना है। और ये हमें ये भी बताना है, क्या विसरित परावर्तन का अर्थ परावर्तन के नियम का विफल हो गए हैं, ये भी हमें बताना है इसी स्टेटमेंट। तो सबसे पहले इन दोनों का अंतर हम स्पष्ट करेंगे। देखिए, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विसरित परावर्तन, दूसरा होता है नियमित परावर्तन। विसरित परावर्तन ऐसा परावर्तन है जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरी या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होकर समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को बोलते हैं विसरित परावर्तन। देखिए यहाँ पे आपतित किरण आ रही है, ये जो पृष्ठ है ये खुरदुरा है, तो यहाँ पे पड़ी तो जहाँ तहाँ ये परिवर्तित हो गई। यहाँ पे देखिए ये इस साइड हो गई, ये सीधी हो गई, ये इस साइड हो गई। ठीक है, कुछ ऐसे हो गई, कुछ ऐसे हो गई, यानी जैसे तैसे हो गई, ये एक समांतर नहीं हो पाई। तो इस प्रकार के जो परावर्तन होते हैं हम बोलते हैं विसरित परावर्तन। समझ में आ गया? ये अनियमित पृष्ठ यानी खुरदुरा पृष्ठ पर ऐसा संभव हो पाता है। और एक होता है नियमित परावर्तन। ये जो सतह होती है काफ़ी चिकनी होती है, इस पे जो परावर्तन होते हैं एक पथ पे होते हैं समांतर। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ होने से परावर्तन नियमित होती है। ठीक है, जैसे जैसे हो गया कोई दर्पण हो गया, दर्पण पे कैसा होता है, दर्पण पे होता है नियमित। ऐसे करेंगे, जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन बोलते हैं। ठीक, इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन बोलते हैं। दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब हम लिखेंगे और सवाल है, क्या विसरित परावर्तन का अर्थ परावर्तन के नियम का विफल हो गए हैं, यानी नियम उसमें काम नहीं कर रहा है? तो इसका आंसर फिर लिखेंगे नहीं। विसरित परावर्तन का अर्थ भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। विसरित परावर्तन केवल पृष्ठ के अनियमितताओं के कारण होता है, यानी पृष्ठ के खुरदुरी की वजह से होता है, लेकिन दोनों में परावर्तन का नियम काम कर रहा होता है सफलतापूर्वक। ये हमारा आंसर हो गया दूसरे का। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या है, निम्न में प्रत्येक के स्थान के सामने हमें लिखना है। यदि प्रकाश की एक समांतर किरण पुंज इनसे टकराए तो कौन सा नियमित परावर्तन होगा, कौन सा विसरित परावर्तन होगा? तो कैसे मालूम चलेगा? जिसका सतह चिकना हो, ठीक है, तो वो हो गया नियमित परावर्तन। जिसका खुरदुरा हो तो वो हो गया विसरित परावर्तन। हम इससे देख लेंगे, और प्रत्येक स्थिति में कारण भी हमें बताना है। ठीक है, देखिए इसमें टोटल 6 पॉइंट हैं। सबसे पहले क्या है, क में पालिश युक्त लकड़ी की मेज। तो इसका आंसर क्या करेंगे, देखिए पालिश युक्त लकड़ी की मेज जो है ये नियमित परावर्तन होगा। इस पे क्यों होगा, हमें उसका वजह भी बताना है, कारण भी बताना है। पालिश करने से सतह चिकनी हो जाती है, जिससे प्रकाश की समांतर किरणें एक ही दिशा में परिवर्तित हो जाती है, ये कारण हो गया। दूसरा क्या है, चाक पाउडर। चाक पाउडर जब आप देखते होंगे तो इस पर क्या होगा, विसरित परावर्तन होगा। ठीक है, क्यों होगा, कारण चाक पाउडर आपने देखा होगा इसके कण चिकने नहीं होते हैं, बल्कि खुरदुरे होते हैं चाक पाउडर पे। ठीक है, और विसरित परावर्तन होगा। ग नंबर है गत्ते का पृष्ठ।
तो इसमें भी विसरित परावर्तन होगा, कारण कि गत्ते की सतह पर अनियमितताएं होती हैं, इसलिए प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं। घ नंबर में संगमरमर के फर्श पर फैला जल। संगमरमर का फर्श वैसे भी चिकना होता है, जल फैल जाए तो और चिकना हो जाएगा, तो इसमें नियमित परावर्तन होगा, कारण फर्श पर पानी पड़ने से सतह चिकनी हो जाती है, जिससे कि नियमित परावर्तन हो जाएगा। अंगाना देखिए दर्पण, तो दर्पण तो जाहिर सी बात है इसमें हमेशा नियमित ही होता है, ठीक, कारण दर्पण की सतह चमकदार और चिकनी होती है, जो प्रकाश की किरणों को नियमित परावर्तन कर देती है। और आखिरी बचा कागज़ का टुकड़ा, ये विसरित परावर्तन होगा, कारण कि कागज़ के टुकड़े जब आप गौर करेंगे तो उसका भी पृष्ठ अनियमितताएं होगी, वो जहाँ तहाँ प्रकाश को फैला देगा, एक दिशा में नहीं करेगा। इसका कारण मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वही आपको लिख लेने हैं। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न क्रमांक तीसरा काफ़ी अच्छे से सॉल्व। इसके बाद अगला जो सवाल है चौथा, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, परावर्तन के नियम हमें बताने हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, वो कौन से नियम होते हैं? देखिए हम इसका आंसर करेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I इक्वल कोण R, ठीक। दूसरा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए इसको काफ़ी अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए फिर से आप समझिए, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्या है? ये एक दर्पण है, ठीक है। यहाँ पे एक किरण आ रही है, इसे बोलते हैं आने वाली किरण को आपतित किरण। ये दर्पण के इस आपतन बिंदु पे टकराकर ये परावर्तित हो गई, समझ में आ गया। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण हो गई, ये बीच में खींचा गया है, इसको बोलते हैं अविलंब। ये आपतन बिंदु पे खींचा गया है, तो ये अविलंब से और ये आपतित किरण से यहाँ पे एंगल बन रहा है, कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं आई, कोण आई हो गया, ठीक। तो ये कोण आई जो है ये कोण आर के बराबर होगा। कैसे होगा? ये अविलंब के साथ एक और कोण बन रहा है जिसका नाम है परावर्तन कोण, ठीक है, जो परावर्तित किरण और अविलंब से बन रहा है। तो ये कोण आई बराबर कोण आर, समझ में आ गया। तो यही होता है पहला नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी कोण आई बराबर कोण आर। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, ये आने वाली किरण हो गई और ये आपतन बिंदु हो गया, जहाँ से ये टकराई दर्पण के जिस पॉइंट पे टकराई आपतन बिंदु, और इस पे जो अविलंब खींचा गया है सीधे, ठीक। देखिए पहला तो हो गया पॉइंट हमने नोट किया आपतित किरण, और ये आपतन बिंदु पे अविलंब, 2 चीज़ें हो गई, और ये परावर्तित किरण 3 चीज़ें हो गई, ठीक है। ये सभी क्या है? एक ही तल में होते हैं, ये सभी एक ही तल में होते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये एक ही बिंदु पे तो है, ये एक ही बिंदु पे है, ये ऊपर ही तो है। सबसे पहला पॉइंट ये ऊपर है, और ये ऊपर कहाँ है? ये तीनों एक ही बिंदु पे है जिसका नाम है आपतन बिंदु। तो इसी कारण से बोलते हैं ये एक ही तल में होते हैं। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई। तो इसी को बोलते हैं हम प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आपको आंसर कर लेना है और ये पिक्चर भी आपको बना लेना है। देखिए अगला सवाल है 5वां, यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे अविलंब एक ही तल में होते हैं, इस क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। प्रकाश के परावर्तन का जो दूसरा नियम है, ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण ये अविलंब, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। हम कैसे इसको दिखाएंगे? ये क्रियाकलाप हमें एक्सपेरिमेंट की मदद से बताना है। देखिए ये हो गया आपका क्रियाकलाप, यही यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे आपको पढ़ लेना है पूरा कैसे कैसे किया गया है इस क्रियाकलाप में, कहाँ मोड़ना है कागज़ को, कहाँ लाइट देना है। और आंसर की बात है तो आपको आंसर ये लिखना है ये क्रियाकलाप में। जब मेज पर कागज़ की पूरी सीट फैला चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूरी खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को यहाँ पे क्या भरना है, ठीक, दूरी पर दिखाई देता है डैश में, यहाँ भरना है 1 मीटर। क्यों? क्योंकि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की वस्तु दूरी होती है, जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, देखिए वस्तु रखी गई 1 मीटर पे, तो इसका प्रतिबिंब भी बनेगा 1 मीटर पे, ठीक है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी एकदम बराबर होते हैं। और ये कैसे बनता है? ये बनता है सीधा और आभासी।
समझ में आ गया। और दर्पण के पीछे बनाता है समतल दर्पण। देखिए अगला स्टेटमेंट क्या बोलता है, यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर आप अपने दाएं हाथ से, अपने दाएं हाथ राइट हैंड से, ध्यान देना है जिस हाथ से आप लिखते हैं राइट हैंड से अपने, यहाँ पे हम भरेंगे दो, भरेंगे बाएं। देखिए हाथ हमारा राइट हैंड है, दायां हाथ, तो हम कान पकड़ेंगे हाथ से, बाएं कान को छुएं, ठीक है, लेफ़्ट कान को छुएं, और तो दर्पण एक को ऐसा लगेगा कि आपने दायां कान जो है, ठीक है, राइट हैंड जो आपका कान है वो आप बाएं हाथ से छुआ गया है, दोनों में बाएं आपको भर लेना है, ठीक है। तो कैसे, ये देखिए ये उल्टा दिखाता है। तो समतल दर्पण के इस गुण को कहते हैं, देखिए प्रतिबिंब के वस्तु का दायां भाग दाईं और दायां भाग बाईं ओर दिखाता है। इस परिघटना पार्श्व परिवर्तन होती है जो समतल दर्पण में ये दिखाता है। देखिए इसमें होता ऐसा है कि जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का दायां भाग, ठीक है, वस्तु का बायां भाग दाईं ओर उसमें प्रतीत होता है और दायां भाग जो है वो बाईं ओर प्रतीत होता है, यानी उल्टा प्रतीत होता है। तो यहाँ पे हाथ को यहाँ पे दिखाया गया है कि दाएं हाथ राइट हैंड से पकड़ते हैं बायां कान, तो दर्पण में ऐसा लगेगा कि जो दायां कान है वो बाएं हाथ से छुआ गया है। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए सी नंबर पार्ट क्या है, जब आप मंद प्रकाश में, कम प्रकाश में, कमज़ोर प्रकाश में, हल्का प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज बड़ा हो जाता है, ये ध्यान देना है आपका, ठीक है। कम प्रकाश में पुतली का साइज बड़ा हो जाता है, ज़्यादा प्रकाश में सूख जाता है। डी नंबर में यात्री पंछियों के नेत्र, ध्यान देना है कौन से पंछी, जो रात में विचरते हैं वो पंछी, रात में घूमते हैं वो पंछी, वो बर्ड के नेत्रों में शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या क्या होती है। देखिए रात में विचरने वाले जो पंछी होते हैं उल्लू, तो इसकी नेत्र की क्या खूबी होती है, इनकी नेत्र की खूबी होती है रेटिना में बड़ी शलाकाएँ होती हैं, शलाकाओं की संख्या तो ज़्यादा होती है लेकिन कुछ शंकु काफ़ी कम होते हैं। और इसके विपरीत दिन वाले जो पंछी होते हैं, चील और गरुड़, ठीक है, तो वो दिन में तो अच्छा देख पाते लेकिन रात में नहीं देख पाते हैं। इसका कारण कि उनकी जो शलाकाएँ की संख्या हो जाती है कम और शंकु की संख्या हो जाती है ज़्यादा, और रात वालों में शलाकाओं की संख्या हो जाती है ज़्यादा और शंकु की संख्या हो जाती है कम। तो सवाल में क्या है, रात वाला पूछा गया है, शलाकाओं की संख्या तो होगी ज़्यादा लेकिन शंकु कम ही होंगे। देखिए यहाँ पे शलाकाओं की संख्या की अपेक्षा शंकुओं की संख्या कम होती है क्योंकि ये रात वाले होते हैं उल्लू। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए मिलान संबंधी सवाल हमारा है 7वां और 8वां। 7वां है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सदैव बराबर होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है, यही तो बोलता है प्रकाश का परावर्तन का नियम। 8वां है समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। देखिए समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, वो दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु के साइज के बराबर बनता है। ये सारे गुण होते हैं। देखिए पहला तो आभासी बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और बिंब के साइज के बनेगा। बिंब मतलब वस्तु के साइज का बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर भी हमारा हो गया। समझ में आ गया। इसके बाद है देखिए 9 नंबर सवाल क्या है, कैलाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। देखिए कैलाइडोस्कोप एक बेलनाकार उपकरण है जिसके माध्यम से व्यक्ति रंगीन पैटर्नों को देख पाता है। ये एक मनोरंजक उपकरण इसे बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है बहुमूर्तिदर्शी यानी कैलाइडोस्कोप। तो इसके रचना हमें बताना है। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्रीनशॉट, वहाँ पे आपको देख लेना है, वैसे ही कर लेना है। अगला सवाल है 10 नंबर, मानव नेत्र का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। हमें बस उसका डायग्राम बना लेना है मानव नेत्र का। ये रहा मानव नेत्र। देखिए हम इस तरीके से डायग्राम बनाएंगे और इसके प्रत्येक अंक को भी यहाँ पे दर्शाएंगे। ये आपको बना लेना है। देखिए अगला सवाल है 11, गुरमीत लेज़र टॉर्च के द्वारा क्रियाकलाप 16.8 को करना चाहता था, उसके अध्यापक ने ऐसा करने से मना किया। क्या आप अध्यापक की सलाह के आधार पर व्याख्या कर सकते हैं कि क्यों उन्होंने मना किया?
देखिए इसका आंसर लिखेंगे, अध्यापक ने उसे ऐसा करने से इसलिए मना किया क्योंकि लेज़र किरणों से रेटिना पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक तेज प्रकाश के कारण हमारे आँख खराब हो सकती है, इसलिए अध्यापक ने गुरमीत को लेज़र टार्च का प्रयोग करने से मना किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे चेतावनी भी दी गई है। देखिए अगला सवाल है 12 नंबर, वर्णन कीजिए कि आप अपने नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे। देखिए इसका आंसर में यहाँ पे 7 पॉइंट है, ये सातों पॉइंट आपको लिख लेने हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए हमारा अगला है 13 नंबर, यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 अंश का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान कितना होगा, ये हमें बताना है। देखिए इस सवाल का कॉन्सेप्ट आप पहले समझ लीजिए। यह सवाल जो है ये क्या बोल रहा है कि यदि परावर्तित किरण, ठीक, आपतित किरण से, ये रही आपतित किरण आ रही है और ये इस बिंदु पे टकराई, आपतन बिंदु पे, ये परिवर्तित हो गई, इसे बोला जाता है परिवर्तित किरण। आपतित किरण और परिवर्तित किरण, ठीक, ये 90 अंश का कोण बन रहा है, इसके बीच में कितना कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो आपतन कोण का मान कितना होगा, ये जो आपतन कोण है, आपतित किरण और अविलंब से जो कोण बनता है आपतन कोण आई, इसका मान कितना होगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ये जो पूरा 90 है ये तो 45 होगा। क्यों 45 होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये तो बराबर होंगे, ये 45 तो ये भी 45, और वैसे भी दोनों मिला के बनते हैं 90, तो आधा आधा हो जाएगा। समझ में आ गया, ये आपका आंसर होगा 45 अंश। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यदि परावर्तित किरण आपतित किरण से 90 अंश का कोण बनाए तो आपतन कोण का मान 45 अंश का होगा। यहाँ पे आपको कर लेना है 45 अंश का, क्योंकि ये कारण आपको लिखना है, क्योंकि आपतन कोण आई बराबर आर, परिवर्तन कोण आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण, अर्थात दोनों मिलकर 90 अंश बनाते हैं, इसलिए आधा 45 होगा। इसलिए कोण आई बराबर 45, कोण आर बराबर 45, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल हमारा है 14, यदि दो समांतर समतल दर्पण, देखिए ध्यान देना है, समतल दर्पण है, एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर अंतराल पर रखे हों तो इनके बीच रखी एक मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब बनाएंगे, अनंत बनाएंगी। ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण का गुण ही होता है परिवर्तित प्रकाश को पुनः परिवर्तित किया जा सकता है, समतल दर्पण में हम देख पाते हैं। सैलून में देखते हैं पीछे का हिस्सा, ये अंदर वैसे ही अनंत तक दिखाई पड़ते रहता है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए 15, दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हैं, ये दर्पण है और ये दर्पण है, क्या है, लंबवत है, यानी 90 अंश का, यह समकोण है, राइट ट्रायंगल है। प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 अंश के कोण से आपतित होती है, ये 30 अंश का यहाँ पे आए टकराई आपतित होती आ रही है, जैसा कि चित्र 16.19 में दर्शाया गया है। ये रहा। दूसरे दर्पण से परावर्तित होने वाली परिवर्तित किरण हमें बताना है। देखिए बिल्कुल आसान है। ये जो किरण आई इस पे, ये आपतित किरण है, यहाँ है 30 अंश, तो हम सभी जानते हैं आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और अविलंब से जो कोण बनता है आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण। आपतन कोण का जितना मान होगा 30 अंश, इसका मतलब परिवर्तन कोण का भी उतना मान होगा, इसलिए परिवर्तन कोण हो जाएगा 30 अंश, दोनों हो गए 60 अंश। ठीक, देखिए इसको हम यहीं पे ड्रॉ कर ले। देखिए ये दूरी एकदम सेम बराबर होनी चाहिए, ये भी 30 अंश ही होनी चाहिए। ठीक है, तो ये रहा, ऐसे हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मिल जाती है, तो इसको मिला लेते हैं, ये भी हो गया 30 अंश, ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परिवर्तन कोण अविलंब के साथ। जब यहाँ पे टकराती है तो ये भी परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है, और ऐसे अविलंब बन जाएगा, तो ये भी दो हिस्से में हो गया, ये भी 30 अंश और ये भी 30 अंश। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आपतित किरण, ये परिवर्तित किरण, फिर यहाँ से ये आपतित, ये परिवर्तित, ये यहाँ भी 60 अंश, यहाँ भी 60 अंश, 30-30, ये भी 30 और 30। ठीक है, ये बीच में हो गया आपका अविलंब। इस तरीके से आपको बना लेना है। यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ, उसके अनुसार आपको ये ड्रॉ कर लेने हैं।